बीपीएससी 68 मैथ्स ऑप्शनल। ये पता है सबसे पहले कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल जो पेपर होगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 300 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। फाइन। 300 मार्क्स में 2 सेक्शन में बटा होता है पूरा पेपर, 150 मार्क्स का और 150 मार्क्स का। 150 में आपका ये हो गया सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए, और ये हो गया सेक्शन बी। ठीक है। अब सेक्शन ए जो है इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा कितने, 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और हर पार्ट में आपको 2-2 क्वेश्चन रहता है ना। तो 6 क्वेश्चन है और सब में 2-2 क्वेश्चन हो गया, तो मतलब एक्चुअली 12 क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में आएगा। तो 12 इंटू 25, हर क्वेश्चन हर पार्ट जो रहेगा एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल 25 मार्क्स का होता है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 300 मार्क्स हो जाएगा ये टोटल। मतलब सेक्शन ए में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें रहेगा, लेकिन आपको करना कितना है, 150 करना है। मतलब 300 में से आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब सेक्शन बी में भी सेम बात होता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 300। मतलब बात यह हो गई कि सेक्शन बी में भी आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। और इन सारे में से भी आपको 2-2 क्वेश्चन निकलेगा जो अभी तक का पैटर्न है। तो 6 इंटू 2 12 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए, इंटू आप 25 करेंगे तो आपको कितने हो गए बताइए, 300 मार्क्स। तो मतलब 300 क्वेश्चन पेपर सेक्शन 1 में आएगा और सेक्शन 2 चाहे सेक्शन बी जो होगा उसमें भी 300 का नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, 150 का ही करना है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि हमें सेक्शन ए में जो है सो आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एनी 3 क्वेश्चंस, एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन बी में भी एनी 3 करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 6। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का कितना नंबर ऑफ वेज होता है, ये भी मैथ का एक क्वेश्चन है क्या। 6 क्वेश्चन अगर है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो मतलब 6C3 मेथड से आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 बटा 3 इंटू 2 कीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो मतलब 20 तरीका है आपके पास। You have 20 ways to select 3 question out of 6 question in the section A. 20 वेज हैं आपको सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन को चूज करने का, चुनने का। उसी ढंग से सेक्शन बी में भी आपको 20 तरीके होंगे जिसमें से आप 3 क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं आउट ऑफ एनी 6 क्वेश्चन। जो टोटल 6 क्वेश्चन है, एनी 3 क्वेश्चन आपको चूज करना है। तो क्या इतना माथापच्ची इसमें है क्या, तो नहीं, इतना नहीं है। 20 तरीका से आपको बैठ के वहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, इसलिए नहीं करना होता है कि पैटर्न है, एग्जामिनेशन है तो एग्जाम का पैटर्न होता है। उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना होगा कि सेक्शन 1 में, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो 1 का जो 2 क्वेश्चन आता है, 1 में जो 2 क्वेश्चन आ रहा है सो किसका आएगा भाई, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन रहेगा। ये भी लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आ रहा है वो किसका रहेगा,
कैलकुलस का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैलकुलस का रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन कैलकुलस का रहेगा। ये फिक्स है, ये पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करें और इस पे फिर आप काम कर सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैलकुलस जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है उसका बात कर रहे हैं, इंटीग्रल का हम लोग रियल एनालिसिस में बात करेंगे, वेक्टर्स में बात करेंगे। कैलकुलस का जो डिफरेंशियल पार्ट है उससे 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर आप 2 अगर मैनेज कर लेते हैं, इफ यू आर मैनेज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, देन योर वर्क विल बिकम वेरी इजियर, है ना, बहुत आसान हो जाएगा समझने में, क्योंकि फिर तो 4 ही क्वेश्चन बच रहा है। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो करना है। कितने तरीके होंगे? 4C1, मतलब 4 वेज हो सकते हैं। या तो आप छठा नंबर कर लो, 5वां कर लो, चौथा कर लो, तीसरा कर लो, है कि नहीं? तो ये पूरा प्लान है। तो सबसे एफर्ट हमें कहाँ पे डालना है? अगर सेक्शन 1 का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ डालने की जरूरत है? इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, मतलब लीनियर अलजेब्रा में एफर्ट बहुत ज्यादा डालना है। फिर आपको कैलकुलस के भीतर में एफर्ट बहुत ज्यादा डालना है, कैलकुलस के भीतर में, है कि नहीं? अब बात आती है कि भाई आगे का क्वेश्चन सब कैसे बनेगा? 3, 4, 5, 6 में क्या कोई पैटर्न है क्या? तो इधर कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन इधर ओडी का आपको दिख जाए, हो सकता है इधर एक ओडी का दिख जाए, चाहे दोनों सेम ग्रुप में आ जाए क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे वेक्टर का आ जाए, एक क्वेश्चन इधर भी वेक्टर का आ सकता है, एक 3D का आ सकता है, ऑब्लिक 2D, ओके। एक फिर आपका जो एक टॉपिक आपका मैकेनिक्स का आता है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स, तो मैकेनिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इजी गोइंग है। अगर आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया है तो इधर एटलीस्ट एक ओडी का क्वेश्चन तो आपको आराम से सॉल्व हो ही जाता है। ओडी सबसे छोटा सिलेबस है पूरे बीपीएससी के सिलेबस में। तो ओडी का क्वेश्चन, ओडी का आपको सिलेबस देखना चाहिए, वो एकदम छोटा है। ग्रेजुएशन लेवल में भी उतना छोटा सिलेबस नहीं होता है, ग्रेजुएशन का भी आधा है। तो ओडी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है। किसमें? सेक्शन ए में। तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना है कि इसका क्वेश्चन तो गलत नहीं करना है। शुरू का 2 क्वेश्चन आ गया लीनियर का, कैलकुलस का, 50-50 नंबर, आप सेफ जोन में चले गए हैं, है ना। अगेन ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेंस आपको इधर भी देखने को मिलेगा सेक्शन 2 में। जो सेक्शन 2 है अपना, सेक्शन बी, इधर भी सेम पैटर्न दिखता है ना। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, यहां भी 2-2 क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 7 नंबर में किसका क्वेश्चन रहता है? मॉडर्न का रहता है। और 7 का ए और 7 का बी में भी मॉडर्न का रहेगा, है ना। मॉडर्न अलजेब्रा, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ये इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, ये बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन में ये चीज रहता है। बीएससी मैथ्स से जो किए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, क्योंकि वो पहले से थोड़ा पढ़े हुए हैं। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को भी समझने में शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में थ्योरम्स ही यहाँ पे होते हैं, प्रूफ करने होते हैं। एक पार्ट आपका रिंग का, एक पार्ट ग्रुप का आएगा एक क्वेश्चन, और एक पार्ट का जो क्वेश्चन है वो रिंग थ्योरी से आएगा, ठीक है। तो जिस लगाव से आप लीनियर अलजेब्रा करेंगे उसी लगाव से आपको मॉडर्न अलजेब्रा भी करना पड़ेगा। मॉडर्न एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा भी बोलते हैं इसको। सिलेबस में आपको सिर्फ लिखा है अलजेब्रा, तो हायर अलजेब्रा में मॉडर्न अलजेब्रा भी आ जाता है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक्स, आपको सारे टॉपिक्स करने होंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फिर पीडी है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ओआर आता है, ऑपरेशन रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना। रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एंड आपका लास्ट टॉपिक एक आ जाएगा
क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। एक और टॉपिक है इसमें, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब कुल मिला के कहने का बात यह है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर बात करें, नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर बात करेंगे हम, तो सेक्शन 2 में ज्यादा है, मोर इन सेक्शन 2 है, मोर इन सेक्शन 2 है। लेकिन क्या है, जो डेप्थ है वो सेक्शन 1 का ज्यादा है। ठीक है, यहां सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछेगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा। कोई सीरीज दे दिया, बोला कन्वर्जेंस है कि नहीं, कोई सिंपल सा कोई फॉर्मूला पूछ रहा है आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में, पेंडुलम का टाइम पीरियड बता दो, तो उसमें क्या है, 2-3 बॉडी है, उसका टाइम पीरियड आप जान रहे हो तो आराम से कर सकते हैं, नहीं जान रहे तो फिर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत डीप स्टडी नहीं करना है, या ज्यादातर क्वेश्चन आपका टेलर सीरीज से आता है, टेलर सीरीज आप कर लो, आप लॉरेंट सीरीज कर लो, है ना। फिर आप रेसिड्यू थ्योरम कीजिए, रेसिड्यू थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, इतना कर लेते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है। ये 4-5 टॉपिक ही करना है। सुपरफिशियल नॉलेज भी अगर सेक्शन 2 में है आपको हर टॉपिक का, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। ज्यादा डेप्थ में इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है सेक्शन 2 का। सेक्शन ए का क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, सेक्शन ए में आपको हर टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सेक्शन 2 में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उतने लेवल पे क्वेश्चन भी नहीं आता और सिलेबस भी नहीं है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे तो बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, और ज्यादातर फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, यहाँ से 4 पिट मेथड से क्वेश्चन आता है। तो अगर पूरे पीडी में अगर आपने 4 पिट मेथड को कर लिया, और इससे पहले एक लैंग्वेज मेथड भी आता है, तो अगर 4 पिट मेथड लैंग्वेज मेथड को आपने कर लिया तो पूरा पीडी में आपको इतना ही पढ़ना ही है। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ पीडी पढ़ना है, 4 पिट मेथड है, उससे पहले लैंग्वेज मेथड है, तो इससे ज्यादा है ही नहीं सिलेबस में। तो छोटे सिलेबस है तो आपका दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है कि उसको और अच्छा से ढंग से करो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसी 4 टॉपिक 5 टॉपिक से है, सो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको पहले करना है ना, ध्यान से करना है, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन इमर्ज होके आ रहा है। अगर आप ओआर का अगर बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओआर, ओआर मतलब ऑपरेशन रिसर्च, तो ऑपरेशन रिसर्च के भीतर में क्या है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड जो कि आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है, ड्यूअल पढ़ना है, ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी का थ्योरम्स होता है, वो सारे चीज पढ़ना है। और उसके बाद जो है आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मोदीज मेथड, ठीक है। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड ये सब आसान चीज है। इसके बाद एक थोड़ा सा सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी, है ना। इतना चीज आपको ओआर में करना है। और सबसे ज्यादा इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्राफिकल है, सिंप्लेक्स है, ड्यूअलिटी है। कोई बच्चा अगर ये 3 टॉपिक को ही ढंग से करके गया है, ढंग से करने का मतलब है कि हर एक के टॉपिक पे 10-10 सवाल लगा लिया, आंसर मैच करा लिया, पीवाईक्यू ढंग से कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट बहुत छोटा सेक्शन आता है इधर, मेनली ये टॉपिक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, फिर वो ओआर का 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही। ओआर का क्या है, यहाँ पे मिक्सिंग ज्यादा करता है, 7 नंबर में मिक्सिंग नहीं करेगा मॉडर्न अलजेब्रा में, लेकिन 8, 9, 10, 11, 12 में पता नहीं चलेगा आपको कहाँ मिक्सिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स हमें सेक्शन 2 में ज्यादा तैयार करके जाना है, तब हम फंसेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा आराम से चूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, 20C3 करना पड़ेगा, जो 6C3 जब 20 वेज आप निकाल रहे थे, आपको फिर देखना पड़ेगा कि चलो भाई 11 नंबर में इसका बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, इसका ए आ रहा है, इसका बी नहीं आ रहा है। तो ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स को टच किए रहेंगे सेक्शन 2 में, तो आपको बहुत इजीली चीजें जो है सो समझ में आ जाएंगी, और वहां पे आप क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली चूज करके उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को चूज करना चाहिए जो आप या तो पहले से करके गए हैं, अगर वही एग्जाम में आ गया,
अदरवाइज कुछ प्रूफ वाला है, जनरल प्रूफ है जो एग्जामिनेशन में से पहले आप किए हैं, टेस्ट में किए हैं, सीट में किए हैं, तो प्रूफ वाला चीज में नंबर नहीं कटता है, निकालने वाला चीज में नंबर कट जाता है। तो इन केस आप मान लो कि आपने और बहुत अच्छे से किया सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन वहां पे निकालना पड़ता है, कभी कभी मैनुअल कैलकुलेशन का गलत हो जाता है, लेकिन रियल एनालिसिस का चीज है प्रूफ करने का पूछ रहा है, तो वहां पे ईगो नहीं लाना है कि हमें भैया रियल एनालिसिस का नहीं बनाएंगे, हम तो ओवर बहुत प्रैक्टिस किए उसी का बनाना है। नहीं, एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, आपका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करे ये पहले से आप नहीं सेलेक्ट करके जाइए, टॉपिक सारे कर लीजिए। एग्जाम में कूल माइंड से आप पहले पूरे पेपर को देखो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आप कंफर्टेबली आंसर कर सकते हैं, जिसमें मार्क्स नहीं कटेगा, फाइनल आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, एक बार कर लिया आप, उसके बाद है सो आप आंसर भी मैच कर लिए कि इसका आंसर यही होगा डबल चेक करके, तो फिर कॉम्प्लेक्स वाला को निकाल लेना है। इसका क्वेश्चन आसान आता है नो डाउट, पीडी का थोड़ा सा कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आता है 4 फीट का, लेकिन क्या है कि आपको देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, पहले से आप किए होंगे। तो पीडी का 50 क्वेश्चन है तो उसको आप 4 बार 5 बार बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए कि आपको आंसर तक याद रह जाए, है ना। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, सिलेबस का स्ट्रेटजी है कि कैसे हम लोग चीज को करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक को करेंगे, है ना, सिलेबस में क्या है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्लास में स्टार्ट कहां से करने वाले हैं। फाइन, स्टार्ट हम लोग करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में भी आपको 2 पार्ट में है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस आप 11th में 12th में पढ़े हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कुछ पार्ट, सम पार्ट्स आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट आप बीएससी में पढ़ते हैं। तो ये फुल सिलेबस आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का पढ़ना है। तो नोट करेंगे कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को देखना है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, यहीं पे हम लोग लिमिट का डेफिनेशन भी देख लेंगे कि लिमिट एक्चुअली क्या होता है, क्यों लिमिट फाइंड आउट करते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का कब एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये होता है कब, जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और जब वो फाइनाइट आए। फाइनाइट आना बड़ा जरूरी है, ठीक है। थर्ड चीज लिखेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए। एक्स बराबर ए पे y बराबर एफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे। इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं होता है, LHL जो है सो RHL के बराबर होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, और सब फाइनाइट होना चाहिए। फिर चौथा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट x बराबर a। x बराबर a पे y बराबर एफ एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फलन अवकलनीय है कि नहीं, इसको देखने के लिए हमको चेक कैसे करते हैं वो चीज को जानना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, LHD बराबर RHD होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है तो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे मीनिंग ऑफ
dy by dx, है ना, and its connection with लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है, ये चीज बात समझेंगे, है ना। LSD RSD से कैसे कनेक्टेड है इसको हम लोग देखेंगे। फिर लिखिए छठा नंबर में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे देखते हैं, इसी में हम लोग साइन स्कीम भी सीखेंगे। साइन स्कीम रूल से कैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। इसी में हम लोग मोनोटोनिसिटी भी बात करें थे। मोनोटोनिसिटी, फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं, क्या कंडीशन होता है, dy बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग यहीं पे बात करेंगे। 7th नंबर पे आप देखेंगे रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कूशी मीन वैल्यू थ्योरम, ये 3 थ्योरम्स को भी हमें करना होगा। ठीक है, अब लिखिए ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है, y बराबर e की पावर x है, y बराबर e की पावर माइनस x है, y बराबर ln x है, y बराबर a की पावर x है। ठीक है, y बराबर साइन x है, y बराबर cos x है, y बराबर tan x है। ठीक है, y बराबर cot x है, y बराबर sec x है, y बराबर cosec x है। इन सब का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, सबका डोमेन रेंज पता होना चाहिए, सबका डोमेन क्या है, सबका रेंज क्या है। अगर आपको डोमेन रेंज में भी थोड़ा सा अगर इशू है तो इसके लिए आपको NCERT रेफर करना चाहिए। NCERT क्लास 11th का जो बुक है उसको एक बार रेफर करना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, y बराबर mx प्लस सी क्या होता है ना, कैसे इसको लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन का ऐसा भी क्वेश्चन होता है, x प्लस ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू सी। स्ट्रेट लाइन का ऐसा भी क्वेश्चन होता है, y बराबर m इंटू, ऐसा आता है, मान लीजिए स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर आप किसी पॉइंट पे अगर इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, y बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1, यहाँ m के जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू x प्लस सी, है ना। तो सम बेसिक फंक्शंस का ग्राफ आपको आना चाहिए, ये थोड़ा आपका होमवर्क जैसा है। ये e की पावर x का ग्राफ क्या है, e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या है, हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे सबका, लेकिन फिर भी आपको एक बार करके आना चाहिए। ओके, नाउ फाइंडिंग एजिम्टोट्स ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का एजिम्टोट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर लिखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, यूजिंग द dy by dx इज इक्वल टू 0 मेथड। dy by dx को 0 से इक्वेट करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो चीज भी आपको देखना है। फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी है ना। कौन सा ग्राफ कनकेव अप है, कौन सा ग्राफ कनकेव डाउन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको इधर पीछे लिखे भी हैं, जो ग्राफ जो प्लॉट करने का हमने बात किया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा इससे भी पहले बेसिक जो आपका था ना, इधर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, ये चीज है। तो इसी में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जब ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का भी यूज होता है वहाँ पे, और सेकंड आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी यूज होता है। इन दोनों का यूज करके आप कोई सिंपल सा ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर रहे हैं वो चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है पूछिए। हाँ, तो हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे क्लास अपना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लिमिट जो है सो क्या है, और 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट क्या होता है। अभी आपको शीट मिला है तो आप देखिए उसमें कहाँ तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तक का ही क्वेश्चन है ना। अब 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट में कौन कौन से फॉर्म होते हैं तो थोड़ा लिख लीजिए। सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, जिससे कि बार बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहला फॉर्म होता है आपका 0 बाई 0, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0। यही 7 वो है टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, है ना। नंबर 1 कर लीजिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स डेफिनेशन, ओके, एंड 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। सारे फॉर्म्स पे चर्चा करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट क्या है, और फिर आपको प्रॉब्लम शीट बनाने के लिए कल हम दे देंगे। इससे पहले आपको एक काम है, एक होमवर्क है जिसको कि करके रखना है। कोई भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी की किताब है, अच्छी बात है। आपके पास आरएस अग्रवाल की किताब है, वो भी है। आरडी शर्मा है, वो भी अच्छी किताब है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला पढ़ के आएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ कोई पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स क्या होता है ना, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है। ये सारा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉग का, ई की पावर एक्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम बात करें कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, फिर डी डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है। जैसे पूछेंगे तो आपको याद रहना चाहिए, आपके तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है। फॉर्मूला जब जब हम जरूरी होगा 11-12 का, जहाँ जहाँ जरूरी होगा, हम नीडेड होगा, हम बताएंगे कि आपको करके आना है, तो उसको आपको करके आना है। ठीक है, विदाउट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला को जाने हुए हम लिमिट का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय हमको बार बार जो है वही सब फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन का काम आएगा। ठीक है, तो आज का सबका होमवर्क है कि आप लोग फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए। एक फॉर्मूला शीट है, वो भी आपको प्रिंट करके मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से भी आप डिफरेंशिएशन का जो चार्ट है उसको आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
कल हम लोग फिर आगे